एक शादीशुदा आदमी जब देखो तब वह अपने मोबाइल से चिपका रहता था। उसकी पत्नी की जब भी उसे उस पर नज़र पहुँचती थी तब-तब वह अपने मोबाइल को ही देखते रहता था। अब चाहे पत्नी की रात को जो है सोकर आँख खुले तब या फिर वह किसी काम में बिज़ी हो तब। जब भी देखे वह पत्नी जो है उस मोबाइल में ही उसका पति बिज़ी रहता था और कुछ न कुछ उसमें तलाश करते रहता था। पति के इस बदलते स्वरूप को देखकर इस आदतों को जो है लेकर पत्नी परेशान हो जाती है। आखिरकार पत्नी नहीं सह पाती है, अपने पति की जासूसी करना शुरू कर देती है। जब मौका मिलता था तब मोबाइल को गुपचुप तरीके से देखना शुरू कर देती है और आखिरकार जो उसने देखा उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक महिला के चक्कर में आ चुका है। यानी कि महिला से उसका अफ़ेयर होता है। पत्नी ने जब और जासूसी करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसके पति के उस महिला के साथ काफ़ी समय से अवैध संबंध भी बना रहे थे दोनों लोग। और इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर कलेश होना शुरू हो जाता है। पति-पत्नी का विवाद होता था और वह होती थी बाहर की महिला को समझाने की तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं होती है। पति को समझने की पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति भी तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन कुछ ऐसा आता है कि दोनों कहते हैं कि मिल बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बीच का रास्ता निकालते हैं कि इस बीच में क्या किया जाए। पति एक, पत्नियाँ दो, जिससे एक जो है क्या आगे भविष्य में कोई किसी भी तरह का विवाद ना हो। बस यहीं से एक मीटिंग आयोजित की जाती है। उस मीटिंग के बाद एक कत्ल हो जाता है और कुछ वक़्त बीतने के बाद फिर 2 और कत्ल होते हैं और यह कत्ल ऐसे किए गए थे कि किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी, ना कोई जानकारी मिल रही थी। आखिरकार जो है इसमें पुलिस जुट जाती है कातिलों तक पहुँचने में। लगभग 18 से 19 दिन का समय तो लगता है और पुलिस ने 1-2 प्रदेश नहीं कई प्रदेश में उस कातिल की खास जो है जानी-पहचानी तलाश करती है। आखिरकार पकड़ा जाता है कातिल और जो पकड़ा जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की यह वजह थी। यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज का एक थाना लगता है ढोलना और ढोलना थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है मारूखपुर। मारूखपुर रोड पर रेलवे लाइन के पास में एक लाश पड़ी हुई होती है। महिला की लाश बताई जाती है लगभग 35 साल के आस-पास। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ पे जो ऑफिसर आंचल चौहान, जो ढोलना गोविंद वल्लभ शर्मा, श्रवण प्रभारी प्रेमपाल सिंह, साथी प्रभारी विनय शर्मा, यह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब महिला की लाश को लेकर कब्जे में उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह जो फोटो था महिला का आसपास के जगह पर जो है लगा दिया जाता है, यह पता चल सके कि आखिर यह लाश किसकी है। किसके जो है समय बीत जाता है, बहुत सारा समय बीत जाता है, लेकिन किसी ने भी आकर ना कोई दावेदारी की और जितने भी आसपास के जनपदों के थाने होते हैं वहां पर गुमशुदगी महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। किसी ने वहाँ भी कोई जानकारी नहीं दिया था। अब जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था वैसे-वैसे पुलिस का सर्किल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके एरिया अब आस-पास के जितने भी प्रदेश लगते हैं उन प्रदेशों में भी पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं महिला की हत्या की गई हो और हत्या करने के बाद इस तरह से सब लाकर यहाँ पर फेंक दिया जाए। जब पूरी तमाम कोशिश करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी लोकल टेलीविज़न होते हैं, यह स्थानीय जो भी साधन हो सकते थे, वहाँ पर पुलिस संपर्क साधती है और यह मैसेज भिजवाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आस-पास है, शादीशुदा महिला है, जिसके शरीर पर जिनके चेहरे पर कई तरह के वार किए गए हैं, फिर उसकी हत्या की जाती है। लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार लगभग 17, 18, 20 दिन के बाद 5 दिसंबर 2024 का यह वाकया है। एक व्यक्ति जो कि उत्तराखंड प्रदेश के जिले उधम सिंह नगर का एक इलाका है रुद्रपुर और रुद्रपुर की ही एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर। आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार को यह सूचना मिलती है कि उसकी बेटी कई दिनों से लापता थी। राजकुमार अपनी बेटी को लेकर आसपास के थाने, आसपास के जिले, आसपास के प्रदेश जगह-जगह यूपी के संभल में पहुंच जाता है। वहां भी कोई महिला की लाश मिलती है, जाकर उस महिला की जो है शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि वह उसकी बेटी नहीं है। तभी संभल की पुलिस से पता चलता है कि आपको कासगंज भी जाना चाहिए। कासगंज में पुलिस को एक 19 नवंबर 2024 के
को एक लाश मिली थी, आपको वहाँ जाकर पता करना चाहिए। जैसे उच्च अधिकारियों के पास हो जाता है, जो सर्कल ऑफिसर आंचल चौहान होती हैं, वह इस व्यक्ति को उस लाश की के बारे में जो फ़ोटोग्राफ्स थे, जो भी वहाँ के सामान मिला था, दिखाया जाता है। वह कहता है कि यह तो मेरी बेटी है। उसकी बेटी का नाम होता है बबीता, जिसकी उम्र 35 साल है। आस-पास की होती है। जैसे जैसे वह बबीता को देखता है तो बबीता की उन फ़ोटो को देखने के बाद रोने लगता है, फपक-फपक के देखने लगता है, क्योंकि पुलिस किसी भी बॉडी को का पोस्टमार्टम करने के बाद 72 घंटे तक इंतज़ार करती है। 72 घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यदि यह पता चल जाता है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति-रिवाज़ के हिसाब से, या फिर अन्य किसी धर्म का है तो अन्य धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिरकार राजकुमार ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब वह परेशान हो जाता है। एक ही सवाल पूछता है कि इसकी 2 बेटियाँ भी हैं, वह बेटी कहाँ है? क्या आपने उनकी बेटियों को देखा है? जब बात पुलिस से बेटी की आती है तो इस घटना को 18 दिन से ज़्यादा समय जो है बीत चुका था। इसके बाद जो है अब बेटी कहाँ है? यही पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। एक बेटी का नाम जो है मनन्या होता है, दूसरे का नाम अनन्या होता है। अनन्या 11 साल की होती है और जो है मनन्या 7 साल की होती है। अब यहाँ पर इस महिला का जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिस इसके संपर्क में थी, उस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक भारद्वाज, जो कि कासगंज जिले का एक थाना लगता है सहारा और शाहाबाद थाना क्षेत्र का एक नई बस्ती इलाका है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। जब पुलिस को उसकी तलाश शुरू हो जाती है, जैसे पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उससे पता चलता है, उससे पहले उसकी एक महिला मित्र होती है, इसका नाम मुस्कान पुत्री सरफराज शांतिपुरी कॉलोनी कासगंज यहाँ के रहने वाली महिला होती है। पुलिस ने दोनों को किसी भी तरकीब से तलाश किया। तलाश करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। उनसे पूछताछ करने लगती है पुलिस। बात सामने आती है, जिसकी लाश मिली थी, जिसकी 2 बेटियां भी गायब हैं, उनके बारे में भी अभी घर वालों को पता नहीं था, ना पुलिस वालों को पता है, और इन दोनों को पता है, अभिषेक हो या फिर अभिषेक की प्रेमिका मुस्कान हो। आखिरकार बबीता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। बबीता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की वह रहने वाली होती है। उसकी पहली शादी 12 साल पहले एक अमरोहा के रहने वाले प्रमोद नाम के व्यक्ति से होती है। प्रमोद नाम का व्यक्ति से उसको 2 बेटियां पैदा होती है। एक का नाम अनन्या रखा जाता है। उसके बाद वह कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है और पति से किसी बात पर विवाद हो जाता है। हालांकि यह पहली शादी उसकी प्रेम विवाह के द्वारा हुई थी, लेकिन प्रेम विवाह को ज्यादा चल नहीं पाता है, इसलिए अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद उसकी फिर दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी होने के बाद भी अपने पति के साथ ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती है। इस बबीता ने अपने उस उत्तराखंड से सीधा दिल्ली की तरफ रुख किया और दिल्ली की तरफ जो है रुख करने के बाद अपने दोनों बेटियों के साथ दिल्ली में रहने लगती है। वहाँ उसे काम मिल जाता है और जो काम मिलता है तो उसकी अच्छी खासी इनकम भी शुरू हो जाती है। साल 2020-21 के आसपास की यह बात है। वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। बबीता जब एक्टिव रहती थी तो इसी एक्टिव रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से अभिषेक भारद्वाज से होती है, जो कि कासगंज जिले का एक थाना सहावर लगता है, वहाँ की नई बस्ती का रहने वाला है। अभिषेक से बातचीत हो जाती है। बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद वह महिला कहती है कि उसकी 2 बेटियां हैं और उसने उसकी जो है उससे वह शादी पहले भी हो चुकी थी, तलाक हो चुका था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तब यह शादी तुम कर सकते हो। अभिषेक कहता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। जैसी शादी होती है, शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी। 1-2 साल बड़े अच्छे से गुज़र रहे थे, लेकिन इसी बीच में अभिषेक को अपने ही इलाके जिला कासगंज के रहने वाली मुस्कान नाम की लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वह उसके मोहब्बत के चक्कर में आता है, प्यार होता है। उसके साथ वह अवैध संबंध, शारीरिक संबंध जो भी बनाने लगता है। इसके बाद वह दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। वह अपनी पत्नी से दूर रहने लगता है। जब पत्नी बबीता को इस बात का पता चलता है तो बार-बार वह
अपने पति को अभिषेक को समझाया करती थी कि तुम्हारा ध्यान घर में कम और बाहर ज़्यादा लगता है। हल्की इसी बीच में बबीता ने जो पैसे कमाए थे, पैसे कमाने के बाद उसको जो है ब्रेजा कार भी गिफ्ट कर दी थी। लेकिन कार गिफ्ट करने के बाद भी उसको बहुत सारी इसकी सुविधाएं का ध्यान रखने के बावजूद भी अभिषेक अपनी आदतों से मजबूर हो रहा था और लगातार मुस्कान की तरफ आकर्षित हो रहा था। इसी बात को देखते हुए एक दिन इन पति पत्नी में ज्यादा विवाद हो जाता है। तब वह कहती है कि या तो तुम मुझसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाओ या फिर उससे अलग हो जाओ। तब यह कहता है अभिषेक कि देखो, एक मीटिंग करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, उसे नहीं छोड़ना चाहता। मीटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और बातचीत के बाद जो भी मसले का हाल होगा, जो भी हल होगा, जो भी बात निकलेगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब यहाँ 18 नवंबर 2024 को दिल्ली से बबीता को सीधे बुलाया जाता है शाहगंज जिले में और वह दोनों बेटियों के साथ आती है, वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ से सीधा मारुखपुर गांव पहुंचती है और मारुखपुर गांव जाने से पहले दोनों बेटियां जो होती है वहां किसी परिचय के यहाँ मुस्कान जो है छुड़वा देती है, क्योंकि उनका वहां पर ख्याल रखना हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। जैसे तीनों के अभिषेक, बबीता और मुस्कान तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में मौका पाते हैं और कोई भारी वस्तु इस बबीता के सर पे मार दिया जाती है। दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी लाश को उठाकर यहाँ से गांव के आसपास में ही एक रोड पे फेंक देते हैं। वहीं पर एक रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन होती है। अगले ही दिन 19 नवंबर को यह लाश मिल जाती है और उसके बाद पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि दोनों बेटियों का क्या हुआ। जब आप जो है दोनों बेटियों की बारी आती है तो वह कहते हैं कि अगले ही दिन, यह 22 नवंबर 2024 की बात है, दोनों बेटियों को घुमाने के बहाने मैं आउट सैर कराते के लिए ले गया, सैर कराने के बहाने ले जाता हूँ। उसके बाद बारी बारी से दोनों का गला घोट के मौत कर देता हूँ, हत्या कर देता हूँ। लड़कियों की हत्या करने के बाद एक बेटी को सहावर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं और दूसरी बेटी को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र फेंक देते हैं। पुलिस वालों ने इन दोनों ने मुस्कान और अभिषेक को जो बताया कि रास्ते के आधार पर पुलिस पहुंचती है, दोनों लड़कियों के कंकाल मिल जाते हैं। किसी का सर का हिस्सा मिलता है तो किसी के हाथ का हिस्सा मिलता है। दोनों ही अलग अलग जगह में लड़कियों की जो है कंकाल मिल जाते हैं। जब इस बात की का लड़की के नाना को पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका ने दोनों एक दूसरे को जो है मिलने के लिए उसको रास्ते से हटा दिए। 3 कत्ल कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कत्ल करने वाला कोई ना कोई, अपराध करने वाला कोई ना कोई गलती जरूर करता है और यहाँ भी वह गलती कर दिए थे। उन्होंने किसी की जान ली थी और वैसे भी कभी कभी जो है कहते हैं कि कभी भी मौत की जो कत्ल होती है, आखिरकार वह पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जो मेडिकल जो है वगैरह होता है, कोर्ट में पेश करते हैं। उसके बाद उनको जेल भेज देती है। पुलिस की कोशिश है कि इनका कम से कम समय में इनके खिलाफ जो चार्जशीट है लगाई जाए, उसके बाद जो है इनको जेल पहुंचाया जाए। कोर्ट से यह अपील है की जा रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा मिले, ताकि समाज को यह मैसेज जा सके, बुरे काम का करने वालों का बुरा नतीजा होता है। जैसे कि मुस्कान के चक्कर में आता है, उसके बाद वह अपनी पत्नी की बल्कि अपनी सौतेली बेटियों की भी हत्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। किसी तरह से कि जिस तरह से कासगंज की पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम किया, भले वक्त 18 से 19 दिन लगा, लेकिन कातिलों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वैसे ही पुलिस को पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ऐसे काम करने वाले लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, साथ ही अपराधियों के मन में भी खौफ, डर पैदा होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो सच्ची घटना कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहूंगी कि आप अपना ध्यान खुद रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।